हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। आज मैं आपको वैदिक सभ्यता के बारे में बताने वाली हूँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये काफ़ी विकसित सभ्यता थी और इसने अपना काफ़ी विकास किया था। इस सभ्यता के पतन के पश्चात कुछ वर्षों बाद एक और सभ्यता की नींव हमारे भारत में रखी गई और वो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। जो वैदिक सभ्यता थी इसने भी अपना काफ़ी विकास किया था और कहा जाता है कि आर्य ने इसकी नींव रखी थी। तो चलिए, मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है, हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी प्राचीन और विकसित सभ्यता थी, किंतु इसके पतन के पश्चात काफ़ी वर्षों बाद एक और सभ्यता का विकास हुआ जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता की नींव आर्यों ने रखी थी। आर्य कहाँ से आए थे, इस विषय में इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। कोई कहता है कि ये भारत के ही मूल निवासी थे तथा किसी का मानना है कि यह मिडल ईस्ट या यूरेशिया से आए थे। अब वैदिक सभ्यता की नींव आर्यों ने रखी थी, ये तो कन्फर्म हो गया। पर आर्य कहाँ से आए थे, इस विषय में भी इतिहासकारों के बीच काफ़ी मतभेद है। कई इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जो आर्य थे ये भारत के ही मूल निवासी थे और कई इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जो आर्य थे ये मिडल ईस्ट या यूरेशिया से आए थे भारत में। आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता की नींव रखी थी। आर्यों ने ही सबसे पहले घोड़ों का प्रयोग किया था तथा आवागमन के लिए रथ का प्रयोग किया था। अब जो रथ और घोड़ों में जो आवागमन होता था सबसे पहले आर्यों ने ही स्टार्ट किया था। आर्य तलवारबाजी व तीर कमान में काफ़ी निपुण थे। अब ये जो आर्य थे ये तीर कमान में और तलवारबाजी में काफ़ी निपुण थे। अब ये कैसे दिखते थे इसके बारे में भी वर्णन मिलता है कि ये जो आर्य थे गोरे थे और इनकी नाक जो थी वो लंबी थी और इनका जो कद था वो लंबा था और इनके बाल घुंघराले थे। तो ये वर्णन भी हमें मिलता है। 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रवास किया। 1500 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आर्यों ने प्रवास किया था। वैदिक काल में ही जनपदों का विकास हो गया था। वैदिक काल में ही जनपदों का क्या हो गया था, विकास हो गया था। राजाओं को अधिकार मिले, जाति वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई, गायों को माता का दर्जा दिया जाने लगा, वेद और पुराणों की रचना हुई। अब जो जनपद थे ये वैदिक काल में ही बने, राजा बनने लगे, राजाओं को अधिकार प्राप्त होने लगे, राजा को ईश्वर का स्वरूप भी इसी सभ्यता में माना जाने लगा। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी, गाय को माता का दर्जा दिया जाने लगा था, वेद और पुराणों की रचना हो गई थी वैदिक काल में। और इस टाइम पे पूजा होती थी, वो यज्ञ होते थे, बहुत सारे अनुष्ठान होते थे, अग्नि देवता की पूजा होती थी। जो इंद्र देवता था उन्हें वर्षा का देवता माना जाता था तथा उनकी भी पूजा होती थी। तब ये जो वैदिक काल है इसे भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो चलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हो गई थी, लोगों ने स्थायी निवास शुरू कर दिया था जिससे जन बनने लगे थे। यह कबीले जन अपने राजा को चुनते थे। राजा के पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं थी, वह ज़्यादा धनी नहीं था। अब क्या हुआ कि ऋग्वेद काल में क्या हुआ, ऋग्वेद की रचना हो गई, लोगों ने स्थायी निवास प्रारंभ कर दिया था, है ना। मतलब कि वो गांव बना के कबीला बना के रहने लगे थे और इन्हें हम जन कहते थे। जो ग्रुप में रहते थे जन बनने लगे थे और ये जन होते थे या कबीले होते थे ये अपना राजा चुनने लगे थे। लेकिन जो राजा था इसके पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं थी, ये ज़्यादा धनी नहीं था और ये जो भी निर्णय लेता था ये जनता की परामर्श से लेता था। मतलब कोई भी फैसला खुद नहीं ले रहा है अभी का राजा, ये जो ऋग्वेदिक काल का राजा है, ये सारा जो भी निर्णय हो रहा है वो जनता की सहमति से हो रहा है। राजा कोई भी फैसला अपनी मर्जी से नहीं लेता था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जनता की सहमति से ही लेता था। कृषि होने लगी थी। अब ऋग्वैदिक काल में कृषि प्रारंभ हो गई थी। व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। अब जो भी व्यापार था इस टाइम पे ये वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, मतलब कि मुद्रा की शुरुआत उस टाइम पे नहीं हुई थी। वर्ण व्यवस्था क्रम आधारित थी। अब वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म आधारित थी। तांबा पत्थरों के हथियारों का प्रयोग होता था। स्त्रियों की दशा ठीक थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था तथा पिता की संपत्ति पर भी उनका अधिकार था। अब इस टाइम पे क्या है कि जो स्त्रियों की दशा है वो ठीक है, वो शिक्षा भी प्राप्त उन्हें हो रही है और पिता की संपत्ति पर भी उनका अधिकार है। उसके बाद स्टार्ट होता है उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में सामवेद अथर्ववेद और यजुर्वेद की रचना हो जाती है। जन जो है वो जनपदों में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब कि बड़े बड़े राज्य बनने स्टार्ट हो गए हैं। ऋग्वेदिक काल में जन है और उत्तर वैदिक काल में आते आते जो जन है वो महाजनपदों में परिवर्तित हो गए थे। राजा शक्तिशाली हो गया था, वह ज़्यादातर फैसला अपनी मर्जी से लेने लगा था।
अब क्या हुआ, इस टाइम पे जो राजा था वो धनी होने लगा था, शक्तिशाली होने लगा था। जो राजा था इसे ईश्वर का दर्जा दिया जाने लगा था। तो ये जो राजा था ये कोई भी निर्णय ज़्यादातर अपनी मर्जी से लेता था, जनता को बीच में बोलने का अधिकार नहीं था। और अगर जनता कुछ कार्य करती थी राजा के खिलाफ तो उसे दंड देने का इस टाइम पे चलन भी स्टार्ट हो गया था। टैक्स लिया जाने लगा था, है ना, जनता से जो है टैक्स भी लिया जाने लगा था उत्तर वैदिक काल में। और पशुपालन प्रारंभ हो गया था। अब क्या हो रहा है, उत्तर वैदिक काल में कृषि हो रही है और सॉरी ऋग्वैदिक काल में कृषि हो रही है और उत्तर वैदिक काल में पशुपालन प्रारंभ हो गया था। खेती के लिए लोहे के हथियारों का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। अब लोहा उत्तर वैदिक काल से आया था, उससे पहले लोहे की खोज नहीं हुई थी। व्यापार जो है वो मुद्रा माध्यम से किया जाने लगा था, मुद्रा की शुरुआत हो गई थी। अब जो वर्ण व्यवस्था थी वो क्रम आधारित हो गई थी, सॉरी जन्म आधारित हो गई थी, है ना, क्रम आधारित से हटके जन्म आधारित हो गई थी। अभी तक तो वर्ण व्यवस्था इतनी जटिल नहीं थी क्योंकि वो क्रम आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे करके जो वर्ण व्यवस्था थी ये जन्म आधारित होने लगी थी। कुम्हार का बेटा कुम्हार, सोनार का बेटा सोनार व राजा का बेटा राजा कहलाने लगा था। मतलब कि ये व्यवस्था अब आ गई थी कि जो कुम्हार का बेटा है वो कुम्हार ही बन सकता है, वो राजा नहीं बन सकता है। जो सोनार का बेटा है वो सोनार ही बनेगा, और जो राजा का बेटा है तो उसको अपनी काबिलियत सिद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर वो नकारा भी, उसको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी वो राजा ही बनेगा। ये जो प्रथा थी इसका चलन हो गया था। गोत्र व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी, पशु बलि प्रारंभ हो गई थी, स्त्रियों की दशा में गिरावट आने लगी थी। अब पुरुष स्त्री को अपनी संपत्ति समझने लगा था, पिता का संपत्ति से भी उसे वंचित रखा गया। अब क्या हो रहा था, स्त्रियों की दशा में भी गिरावट आने लगी, उन्हें शिक्षा का अधिकार उनसे छीन लिया गया। और जो पुरुष थे वो उन्हें अपनी संपत्ति समझने लगे थे और पिता की संपत्ति से भी उन्हें वंचित रखा जाने लगा था, तथा शिक्षा पर भी उनका कोई अधिकार नहीं था। तो ये परिवर्तन हमें वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। वैदिक काल में काफ़ी चीज़ें बदली, वर्ण व्यवस्था आई, और जो जन थे वो जनपदों में परिवर्तित हो गए, राजा शक्तिशाली होने लगा, और वर्ण व्यवस्था जो है वो काफ़ी जटिल हो गई क्योंकि उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये जन्म आधारित हो गई थी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इससे थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको